कभी सोचा है कि जब सारी उम्मीदें टूट चुकी हों तो हारी हुई बाजी को भी कैसे जीता जा सकता है? आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही पुरानी कहानी से रणनीति और लीडरशिप के कुछ गहरे राज समझेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अपने आप में एक मास्टर क्लास है। ये बताती है कि कैसे कमजोर दिखने वाला पक्ष भी एक ताकतवर दुश्मन को हरा सकता है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो सवाल यही है, आखिर कैसे? जब दुश्मन ताकतवर हो, गिनती में ज्यादा हो और आपके पास छिपने तक की जगह ना हो, तब जीत कैसे मुमकिन है? इसका जवाब छिपा है रणनीति, सब्र और एक असाधारण दिमाग में। जरा सोचिए, महिला रोपिया नगर के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। ये कौओं का घर था, उनका राज्य, जिनके राजा थे मेघवर्ण। लेकिन हर कहानी में एक दुश्मन तो होता ही है, और यहाँ वो थे पास की एक पहाड़ी गुफा में रहने वाले उल्लू, जिनका राजा था अरिमर्दन, और इन दोनों के बीच थी जन्मों पुरानी दुश्मनी। अब असली मुसीबत ये थी कि उल्लुओं का राजा अरिमर्दन हर रात पीपल के पेड़ पर हमला करता था, और कौवे वो तो रात को देख ही नहीं सकते, इसलिए वो बहुत आसानी से उल्लुओं का शिकार बन जाते। एक एक करके उल्लुओं ने सैकड़ों कौवों को मार डाला था। हालत ये थी कि कौवों का पूरा वजूद ही खतरे में पड़ गया था। तो जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तब एक लीडर क्या करता है? राजा मेघवर्ण ने वही किया जो किसी भी अच्छे लीडर को करना चाहिए। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों की एक मीटिंग बुलाई। सवाल सीधा था, इस दुश्मन से कैसे बचें और कैसे जीते? और यहाँ से जो चर्चा शुरू होती है ना, वो किसी भी लीडर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो सलाहें आनी शुरू हुई। पहले मंत्री ने कहा, देखिए दुश्मन बहुत ताकतवर है, चलो सुलह कर लेते हैं। लेकिन दूसरा बोला, नहीं, लड़ना होगा, भले ही धोखा देना पड़े, पर झुकना नहीं है। तीसरे को लगा कि जान बचाना ही सबसे बड़ी जीत है, तो उन्होंने भाग जाने की सलाह दी। चौथे और पांचवें ने अपनी जगह पर डटे रहने या किसी बड़े दोस्त से मदद मांगने की बात की। ये सब जानी पहचानी रणनीतियां थी, पर क्या इस खतरनाक हालत में ये काफी थी? लेकिन फिर जब सारे पारंपरिक रास्ते बंद लग रहे थे, तब सबसे बुद्धिमान और सबसे अनुभवी मंत्री स्थिरजीवी ने अपनी बात रखी। उनकी योजना इन सबसे बिल्कुल अलग थी। एक बहुत ही साहसी दाव, एक ऐसी योजना जो या तो सब कुछ बचा सकती थी या फिर सब कुछ तबाह कर सकती थी। अब देखिए, स्थिरजीवी की चुनी हुई रणनीति थी द्वैधी भाव, यानी कि छल की नीति। इसका सीधा सा मतलब था, दुश्मन से दोस्ती का नाटक करो, उनका भरोसा जीतो, उनकी सारी कमजोरियां जान लो, और फिर सही समय पर ऐसा वार करो कि वो संभल ही ना पाए। ये एक लंबी और बेहद खतरनाक चाल थी। ये योजना सुनने में जितनी सीधी लगती है, उतनी ही खतरनाक थी। ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये एक तरह की कुर्बानी थी। स्थिरजीवी ने राजा से कहा, आप मुझसे लड़ाई का नाटक कीजिए, मुझे घायल करके यहीं छोड़ दीजिए, और खुद अपनी पूरी सेना के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाइए। मैं उल्लुओं का भरोसा जीतकर उनके विनाश का रास्ता तैयार करूंगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। राजा मेघवर्ण ने बहुत भारी मन से स्थिरजीवी पर हमला किया, उसे लहूलुहान किया और पीपल के पेड़ के नीचे अकेला छोड़कर अपनी पूरी सेना के साथ चले गए। प्लान का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था। रात हुई और उल्लुओं की सेना जीत की उम्मीद में हमला करने आई, लेकिन उन्हें वहां कोई सेना नहीं मिली। सिर्फ एक अकेला घायल कौवा मिला, स्थिरजीवी। जैसे ही उल्लू उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़े, उसने गुहार लगाई, मुझे अपने राजा अरिमर्दन से पास ले चलो। और फिर शुरू हुआ स्थिरजीवी का वो शानदार नाटक। उसने उल्लुओं के राजा के सामने एक ऐसी कहानी सुनाई जो झूठ होते हुए भी बिल्कुल सच लग रही थी। उसने कहा कि उसने मेघवर्ण को उल्लुओं की ताकत बताकर सुलह करने की सलाह दी थी, जिससे नाराज होकर मेघवर्ण ने उसे ये सजा दी। अब वो उल्लुओं की शरण चाहता है ताकि अपने पुराने राजा से बदला ले सके। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, एक ऐसा मोड़ जो जीत और हार के बीच का फर्क तय करने वाला था। उल्लू राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। ज्यादातर मंत्री तो स्थिरजीवी की कहानी में आ गए, लेकिन एक आवाज थी जो इस धोखे को पहचान गई थी, बुद्धिमान मंत्री रक्ताक्ष की। उसने राजा को साफ साफ चेताया, एक दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है, इस पर कभी भरोसा मत करना। पर क्या राजा ने उसकी बात सुनी? नहीं। और ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है कि सही सलाह सुनना कितना जरूरी है। एक तरफ था स्थिरजीवी, जिसकी असाधारण सलाह को उसके राजा ने माना और अपना राज्य बचा लिया, और दूसरी तरफ था रक्ताक्ष,
जिसकी समझदारी भरी चेतावनी को उसके राजा ने नजरअंदाज कर दिया और अपने पूरे वंश का नाश करवा दिया। और इस तरह स्थिर जीवी उल्लुओं के बीच रहने लगा। दिन बीतते गए, वो अपनी वफादारी का दिखावा करता रहा, मीठी मीठी बातें की और सबका दिल जीत लिया। लेकिन ये सब एक नकाब था और उसके असली इरादे कोई नहीं देख पाया। हर दिन वो चुपके से एक एक करके सूखी लकड़ियां और टहनियां जमा करता और उन्हें गुफा के दरवाजे पर रखता रहा। किसी को भी शक तक नहीं हुआ। विनाश की नींव रखी जा रही थी और उल्लू खुद उसकी मदद कर रहे थे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो हिस्सा जहां महीनों की प्लानिंग और सब्र का फल मिलने वाला था। स्थिर जीवी की तैयारी पूरी हो चुकी थी और अब आखिरी वार का समय आ गया था। महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। जब लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर जमा हो गया तो स्थिर जीवी अंधेरे में गायब हो गया और सीधा अपने राजा मेघवर्ण के पास पहुंचा। उसके शब्द बहुत सीधे लेकिन दमदार थे। मित्र, मैंने दुश्मन को जलाकर राख करने का पूरा इंतजाम कर दिया है, अब आपकी बारी है। और मेघवर्ण ने एक पल भी नहीं गंवाया। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, कौवों की पूरी सेना लौट आई। लेकिन इस बार वे डर कर नहीं भागे थे, वे बदला लेने आए थे। हर कौवे की चोंच में एक जलती हुई लकड़ी थी। ये हार की नहीं बल्कि जीत की एक शानदार और खौफनाक सुबह थी। कौवों ने एक साथ वो जलती हुई लकड़ियां उस विशाल ढेर पर फेंक दी। एक ही पल में महीनों की तैयारी आग की लपटों में बदल गईं जो धधक उठी। उल्लू जो दिन के उजाले में देख नहीं सकते थे, अपनी ही गुफा में फंस गए। उनका किला ही उनकी कब्रगाह बन गया। और इस तरह एक अकेली चतुर योजना ने एक विशाल सेना को हरा दिया। युद्ध जीतने के बाद जब राजा मेघवर्ण ने स्थिरजीवी की तारीफ की तो उस बुद्धिमान मंत्री ने जो कहा वही इस कहानी का असली निचोड़ है। उसने कहा कि जीत तो आती जाती रहती है, लेकिन इंसाफ और सेवा का भाव हमेशा रहना चाहिए। ये कहानी सिर्फ जंग जीतने की नहीं बल्कि एक अच्छा शासक होने की भी है। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि दिमाग, सब्र और अपनी प्रजा की सेवा करने में होती है। और सोचने वाली बात ये है कि हजारों साल बाद क्या आज के हमारे लीडर्स इस प्राचीन ज्ञान से कुछ सीख सकते हैं?